तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैं मैप आपको दिखा रही हूँ जिसमें आप देखोगे जो मेजर रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया में वो और उनके ऊपर बने हुए बांध। जैसे सबसे पहले जो मेन है वो नॉर्थ में ये जाल है इंडस और उसकी सहायक नदियाँ इंडस, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और ये सारी मिलकर फिर क्या है वो सिंधु नदी में जाती हैं। इनको लेकर भारत और पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर समझौता है। जैसे इंडस, झेलम, चेनाब का पानी 80% पाकिस्तान और 20% भारत को, जबकि जो रावी, सतलुज, ब्यास है इनका 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को जाता है। अभी पीछे जब भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब थे तो वो जो सिंधु जल समझौता था उसके बारे में ही था। इनके ऊपर जो ब्यास और सतलुज के ऊपर एक बांध बनाया गया है, ये भाखरा नंगल बांध है। ये भाखरा नंगल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये टिहरी बांध परियोजना है जो नेपाल और भारत दोनों से रिलेटेड है। बहुत सारी नदियां हमारी नेपाल से भी होकर बहती है ना। जैसे इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध, गागरा रिवर, यहाँ यमुना रिवर है, चंबल, बेतवा और चंबल और नर्मदा नदी पर राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पे गांधी सागर, ये राजस्थान और गुजरात में है। कोटा बैरेजी पे है चंबल नदी पे। ये बेतवा है जो गंगा यमुना में जाकर मिलती है। रिहंद परियोजना जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। ये सोन नदी है यहाँ। कोनार, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसमें कोसी एक है जो बाढ़ लेकर आती है, बिहार का शोक जिसे बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम साउथ में जाएं तो आप देखोगे महानदी पर हीराकुड बांध है जो सबसे लंबा बांध है दुनिया का। ये नर्मदा नदी है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरदार सरोवर बांध है, ये अभी पूरा हुआ है पिछले साल ही। ये गोदावरी रिवर है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम में गिरती हैं, लेकिन जो सारी नदियां हैं वैसे दक्षिण की ये इधर गिरती हैं। ठीक है। इस वजह से कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। तुंगभद्रा हाइडल प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये आप मेन जो चीज़ें देख लेना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आगे आने वाली उसमें भी स्टडीज़ में भी आपको काम आएगी। पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन, हमने बहुत सारी बातें की थी वाटर कंजर्वेशन के बारे में, या वाटर जो हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारा जो वाटर की स्केर्सिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे तरीके जिसके द्वारा हम पानी को बचा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ट। मैंने मेगा डैम्स के बारे में बताया था कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, और इसने ये जवाब दिया कि क्यों खिलाफ हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो इसे अचीव करने में फेल हो जाते हैं। मतलब वो चीज़ें मिलती नहीं। जैसे इनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ जो आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले उस चीज़ का, लेकिन ऐसा होता नहीं। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered flood due to the sedimentation in the reservoir. आपको पता है इस तरह से एक डैम बना दिया जाता है और नदी का जब फ्लो रोका जाता है इसके अंदर, तो जो इतना ये बहाकर लाई गया जो सेडिमेंट है वो इसके अंदर आ जाता है। ये होते तो हैं फ्लड को रोकने के लिए, लेकिन इतना सारा सेडिमेंट जब इसमें जमा हो जाता है तो कई बार ये डैम खुद ही जो रिजर्वर होते हैं इनके, वो फ्लड का कारण बन जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो पानी है वो इकट्ठा होकर और बड़ी विकराल रूप धारण कर लेता है। Moreover, the big dam have mostly been unsuccessfully to controlling floods at the time of excessive rainfall. और ये स्टडी से प्रूव हो गया है, एक्सपीरियंस हमारा ये है
कि फ्लड रोकने में ये जो बड़े डैम हैं वो कामयाब नहीं हो सके। You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. आप जो फ्लड की बहुत सारी कटिंग इन्होंने दी हुई थी उसमें देख चुके हो कि गुजरात और महाराष्ट्र में किस तरह से 2006 में हैवी रेन आई और जो बिग डैम है वो फ्लड के कारण बन गए। द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ प्रॉपर्टी बट आल्सो काज्ड एक्सटेंसिव सोयल इरोजन। ये ना केवल जो आसपास का लाइफ है सिस्टम है उसको उसमें छेड़खानी करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ सोयल इरोजन का भी काम करते हैं, मतलब मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। सेडिमेंट, और इससे एक बात और होती है, सेडिमेंट जो बहाकर खेतों में जाना चाहिए वो रिजर्वर में जमा हो जाता है। सेडिमेंट आल्सो मेंट दैट द flood plain were deprived of silt, a natural fertilizer। मैंने ये बताया था कि जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो तलछट होता है, सेडिमेंट जिसे बोलते हैं, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। खेत में नई मिट्टी आती है, उसमें नए पोटास, नई आयरन वगैरह होते हैं, लेकिन अगर इनको हम रोक देंगे तो नई मिट्टी बिछेगी नहीं खेतों में, और इससे क्या होगा, इससे लैंड डेग्रेडेशन होगा, लैंड डेग्रेडेशन की समस्या हो जाएगी, लैंड का भूमि का अक्षय हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगी। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड induced earthquake caused waterborne diseases and faced the pollution resulting for excessive use of water। और इसके साथ साथ बहुत जो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट होते हैं उससे अर्थक्वेक भी आने के, क्योंकि जमीन पर एक जगह बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है ना। वाटर बोर्न, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो वाटर के कारण होती हैं वहाँ, या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, वाटर यूज करने के लायक नहीं रहता। तो इस तरह से बड़े डैम जो होते हैं वो इसके कारण हैं, बड़े डैम के कारण ये चीज़ें होती हैं। जैसे फ्लड के सीन आजकल भी आप देख सकते हो, बरसात का मौसम है और बहुत जगह जैसे बिहार, असम में इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। तो हमें फ्लड के समय क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये आपने, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ फ्लड आने की संभावना है तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं कि सेफ्टी क्या क्या करनी चाहिए। जैसे रेडियो और टीवी पर जो लेटेस्ट वेदर, आजकल तो जो वेदर की बुलेटिन होती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता देती हैं। आपके पास अगर फ़ोन है तो वो भी बता देता है कि अगले 24 घंटे में बारिश आएगी। तो हमें इसके लिए वार्निंग जो दी जाती है सरकार के द्वारा उनको हमें फॉलो करने चाहिए। मेक ए फैमिली इमरजेंसी किट, मान लो इमरजेंसी के टाइम में एक ऐसी किट बना लेनी चाहिए जिसमें दवाइयाँ हों, जिसमें ज़रूरी चीज़ें हों जीवन की। फ़ोन आप सुरक्षित रखें उस टाइम कनेक्ट करने के लिए, रेडियो, ट्रांजिस्टर जो भी घर में है, टॉर्च है, बैटरीज हैं, रेनकोट्स हैं, कुछ खाने पीने के सामान है, मेडिसिन है, ORS के घोल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर, मैच बॉक्स, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ये जहाँ पर इस तरह के खतरे हैं वो हमें रखने चाहिए। वैसे भी घरों में ये चीज़ होनी चाहिए। कीप हरिकेन्स लैम्प, रोप्स, रबर ट्यूब्स, मतलब ये क्यों रखने चाहिए ये लैम्प, रोप, जैसे फ्लड में बहुत काम आती है ना प्लास्टिक की चीज़ें। आप जैसे ट्यूब है उसको, रबर ट्यूब को फैलाकर आप आसानी से पानी से में तैर सकते हैं। कईयों को तैरना नहीं आता। जैसे अगर आपने एक सुनामी नाम का चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा हो तो एक लड़की जो है पानी, जिसके लकड़ी के तख्ते पर कई दिनों तक वो फ्लट करती रही समुंदर में। अम्ब्रेला वगैरह, बैम्बू स्टिक इन योर हाउस, ये होनी चाहिए। अपनी जो कैश, ज्वेलरी, जो चीज़ें बुरे वक्त में काम में आने वाली हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर में हैं, लाइसेंस हैं, आधार कार्ड वगैरह हैं, वो चीज़ें हमें, बैंक की कॉपीज़ हैं, वो संभाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जानी चाहिए। इफ़ देर इज़ ए फ्लड, मूव अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर कैटल टू सेफ एरियाज लाइक रिलीफ कैंप, इवैक्यूएशन सेंटर, एलिवेटेड ग्राउंड्स वेयर यू कैन टेक शेल्टर, वहाँ चले जाएं जहाँ आप आश्रय ले सकते हैं। और इसमें एक मैं जो कहूँगी कि आपके पशुओं को खुला छोड़ दें। पशु ना डूबने से मरेगा कभी,
और ना ही, क्योंकि उन्हें संकट का एहसास पहले हो जाता है और उनको वो अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं। जानवर वो मरते हैं जो खूंटे से बंधे होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। टर्न ऑन ऑल पावर्स एंड गैस कनेक्शन बिफोर लीविंग योर हाउस। जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दें, क्योंकि इसमें करंट वगैरह आने का बड़ा भय होता है। तो इस तरह के प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए। जैसे पीछे केदारनाथ में बड़ी फ्लड आई थी और उत्तराखंड में बड़ी तबाही मची थी, लोगों के घर बह गए थे, 300-400 गांव बर्बाद हो गए थे। फ्लड्स के दौरान हमें क्या करना चाहिए? डोंट एंटर इनटू फ्लड वाटर। फ्लड वाटर में हमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। जहां हम लगा सकते हैं कि गहराई बहुत कम है, वहां गहराई बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अपने बच्चों को फ्लड के वाटर के पास ना जाने दें। सीवरेज लाइन, गटर, ड्रेनेज, इससे दूर रहें। सांप वगैरह से जो भी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा जो जीव जंतु होते हैं वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, बिलों से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिजली के खंभे वगैरह से दूर रहना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब बरसात हो तो हमें पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ऑलरेडी गिर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें गीले हाथों से ना छुएं। चप्पल पहन के बाहर निकलें। अगर मतलब आप इस तरह के टच में आ जाते हो तो कम से कम शरीर को हानि पहुँचे। जो है खाना हमेशा प्रिकॉशन रखना चाहिए हैवी रेनफॉल में। फूड जो है ढक के रखें, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। बॉयल और फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। कीप ऑल ड्रेन गटर्स जो हैं साफ सफाई रखें। जो वाटर डिजीज हो सकते हैं उनसे दूर रहें। और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़कें, दवाइयों का छिड़काव करें। ये एक नॉर्मल सी बातें हैं और हम सभी को ये करनी चाहिए। सूखा रखें ज़्यादा से ज़्यादा घर में। ठीक है, ये वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम बताए गए कि कैसे आप बरसात के पानी को बचा सकते हैं। ये देखो, रूफ टॉप बोलते हैं इसको, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। इस घर की छत ऐसी बनाई गई है कि यहाँ पानी स्टोरेज हो सकता है, पक्की बना दी जाती है। इस पाइप से ये अंडरग्राउंड अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड बोरवेल में डग बोल्स होते हैं जो, और उसके बाद सारी साल हम इस नलके से दोबारा उस पानी का यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद रिचार्ज थ्रो अबंडेंट डग वेल्स, रिचार्ज कर सकते हैं हम इस तरह से। इस घर में भी वाटर टैंक बनाया गया है नीचे। रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग यूजिंग ए पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप के द्वारा आप कलेक्ट कर सकते हो। फिल्टर यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, फिल्टर यूज करें ताकि रेत वगैरह ना जाए। अंडरग्राउंड पाइप टेक वाटर टू सैम्प फॉर इमीडिएट यूजेस। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सैम्प इज कॉल्ड टू द वेल वाटर। फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड टेक वाटर फ्रॉम द वेल। मतलब पानी आपका अंडरग्राउंड जो जितना भी आपने यूज किया उसको रिचार्ज किया जा सकता है। पानी की जितनी भी कमी है उसको पूरी की जा सकती है। और दूसरे आप साल भर के लिए पानी कलेक्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये भी। लेकिन पता है अब क्या सिस्टम हो गया है, जैसे खेतों में दवाई वगैरह का छिड़काव बहुत हो जाता है। बोरवेल के द्वारा अगर इसे यूं का यूं खेतों में बने कुएं में उतारते हैं तो साथ में दवाइयाँ और वो चली जाती है। बाद में वही पानी पीना बड़ी हानिकारक चीज़ होती है, क्योंकि पानी जब धरती की बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है तो वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर हम यूं का यूं उतारते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भय रहता है। तो इसलिए उबाल लें उनको या कोई दवाई छिड़क लें, उनके अंदर लाल दवाई होते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। मैनी थॉट्स दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेसिस्टेंट अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वैल्यूएबल अल्टरनेट। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे हम पानी को नहीं बचा सकते उसका शोषण। लेकिन इस एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे लिए एक ऐसा अल्टरनेट हो सकता है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। हार्वेस्ट का मतलब उसे बचाना, बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। और वो सारी चीज़ों से ठीक होगा, सोशली, इकोनॉमिकली
इन्वायरमेंटली सभी तरह से वो ठीक होगा। इन एशियंट इंडिया, प्राचीन काल में अलोंग द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोक्लिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हमारे देश का थोड़ा सा हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था। जैसे राजस्थान वगैरह में तो सारे साल बरसात नहीं होती थी या कई कई साल में बरसात होती थी। तो हमने ऐसे पुराने तरीके अपना रखे थे, क्योंकि व्यक्ति जीवित रहने के लिए बहुत सारे तरीके खोज लेता है। तो पानी एक लाइफ को सपोर्ट करने वाली वस्तु है, तो उसको बचाने के लिए भी लोगों ने बहुत सारे तरीके खोजे हुए थे। जैसे पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रीजन, लोगों को पता था कि बरसात किस क्षेत्र में और कब होगी। इस तरह से सोयल टाइप के बारे में पता था कि जमीन हमारी कैसी है। जैसे देखो रेगिस्तानों में सैंडी रेत होती है, ठीक है, तो सैंड होता है। जो राजस्थानी लोग हैं वो क्या करते थे, जो चारों ओर खेत के इतनी ऊंची ऊंची बाड़ बना देते थे सैंड की, रेत की ही, और उसके अंदर जब पानी बरसता तो वो खूब दलदली भूमि हो जाती और दलदली होकर उसमें गेहूं डाल दिया जाता था। तो इस तरह से गेहूं उगती थी वहाँ। इस तरह के ट्रेडिशन उन्होंने अपनाए हुए थे। अब भी बहुत सारे गांव में आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एंड डेवलप वाइड रेंजिंग टेक्निक्स, और इसलिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई थी ताकि रेन के वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, उसे बचाया जा सके। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग अप विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन। और ये सारे तरह के वाटर जो थे, वो चाहे वो नदी का पानी था या फ्लड का पानी था, उन्होंने उसका इस तरह से यूज किया था कि आसपास की जो इकोलॉजी कंडीशन है उसके हिसाब से इसका यूज हो सके। इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पीपल बिल्ट डाइवर्सन कैनल्स लाइक द गल्स एंड कल्स, जो गूल्स होते हैं, छोटी छोटी कैनल बना लेते थे वो, जिसे गूल्स या कूल कहते थे इन वेस्टर्न हिमालयस में। एग्रीकल्चर, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमन प्रैक्टिस टू रिस्टोर ड्रिंकिंग वाटर। और इस तरह से जो रूफटॉप, छत पर पानी इकट्ठा करके उसको एक जगह स्टोर करना, वो भी एक कॉमन बात थी, पर्टिकुलरली इन राजस्थान में ज़्यादा थी। इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, बंगाल में लोग कैसे करते थे, मतलब जैसा वहाँ का क्षेत्र था लोग वैसे ही तरीके अपना रहे थे। पीपल डेवलप इम्यूनेशन कैनल्स, लोगों ने एक कैनल, नहरें बनाई हुई थी जिस तरह से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर सकें, स्टोर कर सके। राजस्थान में सेमी अरिड का मतलब होता है ऐसे शुष्क क्षेत्रों में। अरिड मैंने बिल्कुल शुष्क, और ये अर्ध शुष्क होते। शुष्क जहाँ पर बारिश नहीं होती, ओस भी कम होती है, वाष्प की कमी होती है। रीजन ऑफ राजस्थान, बीकानेर में और आसपास, जब पाकिस्तान के इलाका लगता है बीकानेर के, वहाँ बहुत सारे कुएं हैं जो मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं पानी को बचाने के लिए। वहाँ पेलोडी एंड बाड़मेर, ये एक क्षेत्र है, पेलोडी बीकानेर में और बाड़मेर में। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स, उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं और उन्हें बोलते हैं टांकास। फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते हैं, हर घर में होता है। द टैंक कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम, बड़े रूम जैसा लार्ज होता है। वन हाउस होल्ड इन पेलोडी हैड ए टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप एंड 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड। मतलब ये साइज बता रहा कि इतने इतने, 1 मीटर में आप लगा लो 3 फीट का, तो 18 फीट के लंबे ये होते हैं। द टैंक वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस ऑफ द कंट्री यार्ड, या तो मेन जो हाउस होता है उनका, उसके आंगन में ये टांके बना दिए जाते हैं। और दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज, थोड़े पाइप के द्वारा जो फिसलन भरे उनकी छत होती है, वहाँ से वो उसको पाइप में पहुँचाया जाता है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन दिस, इनमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलरली इन द समर रेन वाटर और पालर पानी। रेन वाटर का मतलब होता है, रेन वाटर को कई जगह पैलर पानी कहा जाता है। ठीक है,
ये देखो ये कूल है, गूल है, जो भी है। As commonly referred to in these parts is considered to poorest form of the natural water. Many houses constructed underground rooms during the tanka to beat the summer heat as to keep the room cool. इसके साथ साथ एक और फायदा उठा लेते हैं वो कि जहाँ पर वो रूम होता है पानी वाला, उसको गर्मियों में एक कूल रूम के रूप में वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water. हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में, चाहे वो रूरल है, अर्बन है, रूफटॉप का वाटर सक्सेसफुली हार्वेस्ट किया जाता है। गेंटाथुर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज है इन म्यूसरू, कर्नाटका में है ये। विलेज हैज इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स। नियरली 200 हाउसहोल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड द विलेज हैज अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। मतलब इससे एक तो फ्लड रुक जाती है, एक साल भर का पानी इकट्ठा कर लेते हो, फिर आपको दूसरे वाटर को इसका शोषण करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कर्नाटका में लगभग 200 घरों में एक गांव है, वहाँ पर सभी के यहाँ इस तरह की रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। सी द फिगर 3.6 फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मैंने आपको घर दिखा दिए थे, वो वही है। ठीक है। एक ये घर है, देख लो आप, इसमें रूफ टॉप पे लगा हुआ है और नीचे पाइप पानी की गई हुई है और इस तरह से वो यूज करते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। शिलोंग की राजधानी है मेघालय। इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी वाज मानिसराम जिसे बोलते हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा बरसात होती है जहाँ, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। मेघालय है जहाँ से चेरापूंजी मानसराम से 55 किलोमीटर दूर है शिलोंग से, और शिलोंग में सबसे ज़्यादा आपको पता है हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। चेरापूंजी उनसे जो 55 किलोमीटर दूर है, जहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके बावजूद जो शिलोंग है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पता है क्यों? वहाँ भी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको तोड़कर पाइपलाइन बिछानी बहुत मुश्किल हो जाती है, वर्षा का पानी बहकर चला जाता है, तो इस वजह से स्केरसिटी है। तो उन्होंने हर घर में ऐसा रूफ टॉप बनाया हुआ है। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। आप भी कोई मॉडल सोच सकते हो भाई। ठीक है। ये टांका है, टांके का सिस्टम दिखाया हुआ है आपको। इस तरह से ये होद बनाए गए हैं, ये पानी पड़ रहा है। टांका तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ रेन वाटर कलेक्ट होता है। Today in Western Rajasthan, sadly the practice of roof water harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the Penalian इंदिरा गांधी कैनल। आपको पता है इंदिरा गांधी सतलुज नहर से निकाली गई है, वहाँ हरियाणा में भी इसका कुछ पार्ट आता है। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की वजह से पानी वहाँ बहुत आ गया। Though some houses still maintain the tankas since they do not like to taste of tap water, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग इसको टांका को रखे हुए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता पानी। ये तमिलनाडु का कुछ उदाहरण है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर। तमिलनाडु पहला स्टेट था इस इंडिया में जो रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन्होंने कंपलसरी कर दिया हर हाउस के लिए स्टेट में। मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा चेन्नई में क्या हुआ था, पानी की स्केरसिटी हो गई। दीज आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर्स। वाओ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लीगल प्रोविजन है, कानून बना दिया कि आपने बनवाना, अगर बनाओ नहीं गए तो पनिशमेंट मिलेगी आपको।
चलो ये भी ज़रूरी होता है, अगर सहमति से ना बने तो लीगल पनिशमेंट देकर ये चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। और बहुत सारे तरीके यहाँ बताए हैं, जैसे देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये देखो बैम्बूज से थोड़ी थोड़ी करके पानी बह रहा है। बैम्बू आप कहाँ लगते हैं आपको पता हो, बताओ? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे आपकी सिक्किम, मणिपुर, बंगाल, इन बैम्बूज बहुत ज़्यादा होता है। मेघालय में, इन मेघालय 200-year-old सिस्टम ऑफ टेपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बूज। बैम्बूज के द्वारा जो टैपिंग है या झरने बनाए जाते हैं उनसे, each prevalent about 8 to 20 liter of water enter the bamboo pipe system, get transport over 100 of meters and finally reduce to 20 to 80 drops per minute at the site of the plants. Bamboo pipes are used to divert perennial spring on the hilltop to the lower reaches by the ग्रेविटी। मतलब उनकी ग्रेविटी इस तरह से तैयार की जाती है कि सीधे सीधे वो पानी वहीं पहुँचे जहाँ पर उनको पहुँचाया जाना है। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं। जैसे अरे वहाँ नहरें तो खोद नहीं सकते, पाइपलाइन बिछा नहीं सकते, तो बैम्बूज एक ऐसी लकड़ी है उनके पास जो बहुत सस्ती है और आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुँचाया जा सकता है पाइप के माध्यम से। देखो आदमी अपने सुविधा के अनुसार ये सारी चीज़ें सीख लेता है। ठीक है, ये बैम्बूज कैनल बनाई गई हैं। कैनल सेक्शन मेड ऑफ बैम्बूज डाइवर्ट वाटर इन प्लांट साइट वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांचेज में बांट दिया गया, देखो। ठीक है, और डिफरेंट बैम्बू पाइप्स, द फ्लो ऑफ इनटू द पाइप इज कंट्रोलिंग बाय द मैनिपुलेटिंग ऑफ द पाइप पोजिशंस। पाइप पोजीशन चेंज कर दे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर 4 में दिखाई, इफ द पाइप पास ए रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, तो उसे लैंड से ऊंचे रख दिया जाता है। बड़ी अच्छी चीज़ बना रखी है भाई। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आप जो भी समस्या हैं इससे संबंधित समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।